ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से 2 डिक्टेशन होगी, जिसमें मैंने हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का एडिटोरियल लिया है, जिसमें कुल 1364 शब्द होंगे। तो चलिए हम लोग 140 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं। रेडी हो जाए। रेडी स्टार्ट। यह एक ऐसी गिनती है जिसको गिनने की बदकिस्मती से हम बच नहीं सकते, और इसके आंकड़े रोज हमारी चिंताओं में इजाफा कर जाते हैं। कल देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई, और पिछले 6 दिनों से लगातार 6000 से ज़्यादा नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। हम इस महामारी के शिकार शीर्ष 10 देशों में आ गए हैं। हालांकि ICMR अब भी वायरस के सामुदायिक प्रसार की आशंका को नकार रहा है, तो यकीनन यह कुछ सुकून की बात है। पर जिस तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए और बिहार में इसकी तीव्रता दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाने में ये प्रदेश चूक गए। ऐसा मानने का आधार है विदेश को छोड़िए, देश में ही केरल ने यह बताया है कि किसी महामारी से निपटने के लिए कैसी सूझबूझ, तैयारी और प्रशासनिक कौशल की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ कोरोना का पहला मामला केरल में ही 30 जनवरी को सामने आया था, और आज वह संतोष जता सकता है कि पिछले 4 महीने में उसके यहाँ संक्रमितों की संख्या 1000 से भी नीचे रही, बल्कि इनमें भी आधे से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उसकी यह उपलब्धि तब है जब उसके यहाँ जनसंख्या घनत्व कई राज्यों के मुकाबले अधिक है, और विदेश में रहने वाले नागरिक भी बड़ी संख्या में वहाँ लौटकर आए हैं। केरल की ही तरह हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी लॉकडाउन की अवधि का अपेक्षाकृत बेहतर उपयोग किया है, बल्कि आज हम जिस मुकाम पर हैं उसमें अकेले महाराष्ट्र का 1/3 योगदान है। शुरुआत में राज्य सरकार वहां हालात को नियंत्रित करती हुई दिखी भी थी, मगर उसके बाद कुछ जैसे उससे छूटता सा गया। कभी अस्पतालों से बदइंतजामी झांकती मिली, तो कभी फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़ स्टेशनों पर उमड़ती दिखी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से आई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो एक वक्त इतने आश्वस्त थे कि चंद रोज के भीतर वह अपने यहाँ कोरोना पर पूर्ण नियंत्रण का ऐलान करने जा रहे थे। आज उनका प्रांत संक्रमण के मामले में नंबर 2 पायदान पर है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब राज्य लॉकडाउन में रियायत देने को बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें राजस्व भी चाहिए और उन पर कारोबार जगत का भी दबाव है। कोविड-19 से जंग की एक विश्वव्यापी सच्चाई यही है कि जिन भी देशों प्रदेशों ने एक स्पष्ट नीति बनाई और उस पर सख्ती से अमल किया, वे आज बेहतर स्थिति में हैं। इसके उलट जहां कहीं भी उपायों के स्तर पर ऊहापोह की स्थिति रही, वहाँ के नागरिक समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमने बहुत पहले देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू करके एक अच्छी रणनीति अपनाई थी और इसका फ़ायदा भी हुआ है, मगर हम इससे अपेक्षित लाभ नहीं उठा सके। चंद घटनाओं को छोड़ दें तो 1.25 अरब से भी अधिक लोगों ने सरकार के निर्देश पर पहले 21 दिनों में जिस अनुशासन का पालन किया, उसका सारा हासिल इस महामारी को सांप्रदायिक रंग देने के राजनीति और प्रवासियों के मामले में दिशाहीन कार्यप्रणाली के कारण तिरोहित हो गया। वरना आज हम 1.5 लाख से अधिक संक्रमण के बाद की आशंकाओं से न घिरे होते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने की जो इच्छा प्रकट की, वह अप्रत्याशित तो है, लेकिन उनके स्वभाव को देखते हुए इस पर हैरान नहीं हुआ जा सकता। इसके पहले वह कश्मीर को लेकर बार बार मध्यस्थता की पेशकश करते रहे। भारत के 2 टूक इनकार के बाद उन्होंने अपना सुर बदला और यह कहना शुरू किया कि जब दोनों देश चाहेंगे
तभी मध्यस्थता संभव है। चीन के साथ सीमा विवाद पर मध्यस्थता की उनकी पेशकश पर भारत की प्रतिक्रिया जिस रूप में हो, इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि चीनी प्रशासन आपे से बाहर होगा। यह मानने से के पर्याप्त कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश करके चीन को नए सिरे से घेरने और साथ ही विश्व समुदाय को यह बताने की कोशिश की है कि इस देश पर लगाम कसने की जरूरत है। बेहतर होता वह मध्यस्थता की पेशकश करने के बजाय चीन को सीधी लतार लगाते, क्योंकि वह भारत के साथ साथ अपने अन्य पड़ोसी देशों को भी तंग करता रहता है। एक ऐसे समय जब उसकी धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, तब वह विश्व समुदाय से माफ़ी मांगने के बजाय जिस तरह पड़ोसी देशों को परेशान करने के साथ हांगकांग में मनमानी करने में लगा हुआ है, उससे यही स्पष्ट होता है कि चीनी नेतृत्व दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। चीन कभी दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व जमाने की बेजा कोशिश करता है, तो कभी ताइवान को धमकाता है। इतना ही नहीं, वह दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार देशों पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को अनुचित संरक्षण देने का भी कई मौका नहीं छोड़ता। यह साफ है कि भारत की सीमाओं पर इसलिए छेड़छाड़ करने में लगा हुआ है ताकि दुनिया का ध्यान बटाया जा सके और विश्व समुदाय इस पर चर्चा न कर सके कि आखिर कोरोना वायरस किसी जंगली जंतु से मानव शरीर में आया या फिर वुहान की जैविक प्रयोगशाला से। वह इस प्रयोगशाला के बारे में पूरी जानकारी देने के बजाय कोरोना वायरस जैसे कई अन्य वायरस फैलाने की आशंका जताने में लगा हुआ है। यह अच्छा है कि अमेरिका चीन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों का संज्ञान लेने के साथ उसे कटघरे में भी खड़ा कर रहा है, लेकिन उसे सफलता तब मिलेगी जब वह चीन से खफा विश्व समुदाय को भी अपने साथ लेगा। उचित होता कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ खड़े होने की कोशिश में मध्यस्थता की पेशकश करने के बजाय चीन से यह कहते कि वह अपनी बेजा हरकतों से बाज आए। बिहार में पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के साथ नए उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार की सक्रियता सराहनीय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि कह रहे हैं कि बिहार में विभिन्न उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार निश्चय ही एक बहुत बड़ा उपभोक्ता राज्य है। इस आधार पर स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए कहीं और बाजार तलाशने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि कोरोना संकट के चलते अभी घर लौट चुके बड़ी संख्या में प्रशिक्षित श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। इनमें कौन श्रमिक किस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित है, श्रम विभाग ने इसका डाटाबेस लगभग तैयार कर लिया है। प्रयास किया जा रहा है कि कुछ को पहले से स्थापित उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ बचे हुए श्रमिकों को समायोजित करने के लिए हर जिले में लघु उद्योगों के समूह स्थापित किए जाएं। इसके लिए भरपूर सुविधा व प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है। उद्यमियों को इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अभी तक दूसरे प्रदेशों में कष्ट सहने वाले श्रमिकों को अब अकारण राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े, उन्हें यहीं रोजगार के अवसर देने का प्रबंध किया जाए। यह तभी संभव है जब प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास किया जाएगा। इसमें ध्यान रखना होगा कि स्थापित होने वाले नए उद्योग यहाँ के बाजार की ज़रूरतों पर आधारित हों। राज्य में कपड़ा, जूता, बैग, फर्नीचर, साइकिल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण आदि से जुड़े उद्योगों की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ अन्य तरह के कई उत्पादों के साथ दवाओं का भी बड़ा बाजार उपलब्ध है। हाल के दिनों में आधारभूत संरचना में वृद्धि के साथ ही प्रशासनिक तंत्र पहले की अपेक्षा अधिक सहज सक्रिय हुआ है। जहां तक प्रशिक्षित श्रमिकों के अभाव का सवाल था, तो वह अब
संकट भी काफ़ी हद तक दूर हो चुका है, जो उद्यमियों के लिए आदर्श स्थिति है। सरकार अपने स्तर से न सिर्फ भरपूर मदद देने के लिए तैयार है, बल्कि उद्योग जगत को यह भी आश्वासन दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर औद्योगिक नीति में संशोधन करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। स्पष्ट है कि उद्यमियों की सुविधा के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। उन्हें चाहिए कि वे नए उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सपने को साकार करें। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। अब हम लोग 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप तैयार हो जाए। रेडी, स्टार्ट। यह एक ऐसी गिनती है जिसको गिनने की बदकिस्मती से हम बच नहीं सकते और इसके आंकड़े रोज हमारी चिंताओं में इजाफा कर जाते हैं। कल देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई और पिछले 6 दिनों से लगातार 6000 से ज़्यादा नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। हम इस महामारी के शिकार शीर्ष 10 देशों में भी आ गए हैं। हालांकि ICMR अब भी वायरस के सामुदायिक प्रसार की आशंका को नकार रहा है, तो यकीनन यह कुछ सुकून की बात है। पर जिस तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और बिहार में इसकी तीव्रता दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाने में ये प्रदेश चूक गए। ऐसा मानने का आधार है, विदेश को छोड़िए, देश में ही केरल ने यह बताया है कि किसी महामारी से निपटने के लिए कैसी सूझबूझ, तैयारी और प्रशासनिक कौशल की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ कोरोना का पहला मामला केरल में ही 30 जनवरी को सामने आया था और आज वह संतोष जता सकता है कि पिछले 4 महीने में उसके यहाँ संक्रमितों की संख्या 1000 से भी नीचे रही, बल्कि इनमें भी आधे से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उसकी यह उपलब्धि तब है जब उसके यहाँ जनसंख्या घनत्व कई राज्यों के मुकाबले अधिक है और विदेश में रहने वाले नागरिक भी बड़ी संख्या में वहाँ लौटकर आए हैं। केरल की ही तरह हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी लॉकडाउन की अवधि का अपेक्षाकृत बेहतर उपयोग किया है, बल्कि आज हम जिस मुकाम पर हैं उसमें अकेले महाराष्ट्र का 1/3 योगदान है। शुरुआत में राज्य सरकार वहां हालात को नियंत्रित करती हुई दिखी भी थी, मगर उसके बाद कुछ जैसे उससे छूटता गया। कभी अस्पतालों में बद इंतजामी झांकती मिली, तो कभी फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़ स्टेशनों पर उमड़ती दिखीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से आईं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो एक वक्त इतने आश्वस्त थे कि चंद रोज के भीतर वह अपने यहाँ कोरोना का पर पूर्ण नियंत्रण का ऐलान करने जा रहे थे। आज उनका प्रांत संक्रमण के मामले में नंबर 2 पायदान पर है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब राज्य लॉकडाउन में रियायत देने को बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें राजस्व भी चाहिए और उन पर कारोबार जगत का भी दबाव है। कोविड-19 से जंग की एक विश्वव्यापी सच्चाई यही है कि जिन भी देशों प्रदेशों ने एक स्पष्ट नीति बनाई और उस पर सख्ती से अमल किया, वे आज बेहतर स्थिति में हैं। इसके उलट जहां कहीं भी उपायों के स्तर पर ऊहापोह की स्थिति रही, वहां के नागरिक समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमने बहुत पहले देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू करके एक अच्छी रणनीति अपनाई थी और उसका फायदा भी हुआ है, मगर हम इससे अपेक्षित लाभ नहीं उठा सके। चंद घटनाओं को छोड़ दें तो 1.25 अरब से भी अधिक लोगों ने सरकार के निर्देश पर पहले 21 दिनों में जिस अनुशासन का पालन किया, उसका सारा हासिल इस महामारी को सांप्रदायिक रंग देने की राजनीति और प्रवासियों के मामले में दिशाहीन कार्यप्रणाली के कारण तिरोहित हो गया। वरना आज हम 1.5 लाख से अधिक संक्रमण के बाद की आशंकाओं से न घिरे होते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने की जो इच्छा प्रकट की, वह अप्रत्याशित तो है, लेकिन उनके स्वभाव को देखते हुए इस पर हैरान नहीं हुआ जा सकता। इसके पहले वह कश्मीर को लेकर बार बार मध्यस्थता की पेशकश करते रहे। भारत के 2 टूक इनकार के बाद उन्होंने अपना सुर बदला और यह कहना शुरू किया कि जब दोनों देश चाहेंगे तभी मध्यस्थता संभव है।
चीन के साथ सीमा विवाद पर मध्यस्थता की उनकी पेशकश पर भारत की प्रतिक्रिया जिस भी रूप में हो, इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि चीनी प्रशासन आपे से बाहर होगा। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश करके चीन को नए सिरे से घेरने और साथ ही विश्व समुदाय को यह बताने की कोशिश की है कि इस देश पर लगाम कसने की जरूरत है। बेहतर होता वह मध्यस्थता की पेशकश करने के बजाय चीन को सीधी लतार लगाते, क्योंकि वह भारत के साथ साथ अपने अन्य पड़ोसी देशों को भी तंग करता रहता है। एक ऐसे समय जब उसकी धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, तब वह विश्व समुदाय से माफ़ी मांगने के बजाय जिस तरह पड़ोसी देशों को परेशान करने के साथ हांगकांग में मनमानी करने में लगा हुआ है, उससे यही स्पष्ट होता है कि चीनी नेतृत्व दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। चीन कभी दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व जमाने की बेजा कोशिश करता है, तो कभी ताइवान को धमकाता है। इतना ही नहीं, वह दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार देशों पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को अनुचित संरक्षण देने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता। यह साफ है कि वह भारत की सीमाओं पर इसलिए छेड़छाड़ करने में लगा हुआ है ताकि दुनिया का ध्यान बटाया जा सके और विश्व समुदाय इस पर चर्चा न कर सके कि आखिर कोरोना वायरस किसी जंगली जंतु से मानव शरीर में आया या फिर वुहान की जैविक प्रयोगशाला से। वह इस प्रयोगशाला के बारे में पूरी जानकारी देने के बजाय कोरोना वायरस जैसे कई अन्य वायरस फैलाने की आशंका जताने में लगा हुआ है। यह अच्छा है कि अमेरिका चीन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों का संज्ञान लेने के साथ उसे कटघरे में भी खड़ा कर रहा है, लेकिन उसे सफलता तब मिलेगी जब वह चीन से खफा विश्व समुदाय को भी अपने साथ लेगा। उचित होता कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ खड़े होने की कोशिश में मध्यस्थता की पेशकश करने के बजाय चीन से यह कहते कि वह अपनी बेजा हरकतों से बाज आए। बिहार में पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के साथ नए उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार की सक्रियता सराहनीय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि कह रहे हैं कि बिहार में विभिन्न उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार निश्चय ही एक बहुत बड़ा उपभोक्ता राज्य है। इस आधार पर स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए कहीं और बाजार तलाशने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि कोरोना संकट के चलते कभी घर लौट चुके बड़ी संख्या में प्रशिक्षित श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। इनमें कौन श्रमिक किस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित है, श्रम विभाग ने इसका डाटाबेस लगभग तैयार कर लिया है। प्रयास किया जा रहा है कि कुछ को पहले से स्थापित उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ बचे हुए श्रमिकों को समायोजित करने के लिए हर जिले में लघु उद्योगों के समूह स्थापित किए जाएं। इसके लिए भरपूर सुविधा व प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है। उद्यमियों को इस अवसर पर भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अभी तक दूसरे प्रदेशों में कष्ट सहने वाले श्रमिकों को अब अकारण राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। उन्हें यही रोजगार के अवसर देने का प्रबंध किया जाए, तभी संभव है जब प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास किया जाए। इसमें ध्यान रखना होगा कि स्थापित होने वाले नए उद्योग यहाँ के बाजार की ज़रूरतों पर आधारित हों। राज्य में कपड़ा, जूता, बैग, फर्नीचर, साइकिल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण आदि से जुड़े उद्योगों की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ अन्य तरह के कई उत्पादों के साथ दवाओं का भी बड़ा बाजार उपलब्ध है। हाल के दिनों में आधारभूत संरचना में वृद्धि के साथ ही प्रशासनिक तंत्र पहले की अपेक्षा अधिक सहज सक्रिय हुआ है। जहां तक प्रशिक्षित श्रमिकों के अभाव का सवाल था, तो अब वह संकट भी काफ़ी हद तक दूर हो चुका है, जो उद्यमियों के लिए आदर्श स्थिति है। सरकार अपने स्तर से न सिर्फ भरपूर मदद देने के लिए तैयार है, बल्कि उद्योग जगत को यह भी आश्वासन दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर औद्योगिक नीति में संशोधन करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। स्पष्ट है कि उद्यमियों की सुविधा के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। उन्हें चाहिए कि वे नए उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सपने को साकार करें। स्टॉप। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी और आप लिखें
एक बार छूटते हैं, 2 बार 3 बार ज़रूर लिखें, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।